लो आपने क्रेब्स साइकिल शुरू कर दी, बट आपने प्रोसेस अल्फा कीटोग्लूटरेट पे रोक दिया, राइट, आगे नहीं कंटिन्यू किया। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट इज एन इंटरमीडिएट इन क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट हुआ। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट को मैं कहां यूज कर सकती हूँ? कैन आई यूज इट फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस by reductive amination or transamination, right? Yes, ma'am. So we can use it for the amino acid synthesis by reductive amination or by the process of transamination. Clear हुआ concept, right? Similarly, third unit मैंने कहा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहां पर बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द विच पाथवे? कौन से पाथवे का इंटरमीडिएट? क्रेब्स साइकिल, राइट। तो वंस अगेन वी विल से इट्स एन इंटरमीडिएट इन द क्रेब्स साइकिल। मान लो इस स्टेप पे हमने क्रेब्स साइकिल रोक दी, अगर सक्सिनाइल कोए के स्टेप पे हमने क्रेब्स साइकिल को स्टॉप कर दिया है, मींस आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, इसका मतलब सक्सिनाइल कोए को हम यूज कर सकते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ chlorophyll and carotenoids, इनके बायोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे। जहां पर ध्यान रखना, the two major precursor for chlorophyll synthesis are glycine and सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। करेक्ट एवरीवन? पॉइंट समझ आया? राइट, सो दे एक्ट एज अ टू मेजर प्रिकर्सर फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। नाउ द फोर्थ वन वी से द लास्ट, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटेट। तो ऑक्सैलोएसिटेट हमारे पास क्या बनता है? दैट इज बीइंग द, राइट, अगेन इन द इंटरमीडिएट इन द क्रेब्स साइकिल, और वी कैन से द फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली। जहां ऑक्सैलोएसिटेट को मैंने यूज कर लिया फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन्स एंड pyrimidines प्लस यूज फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस। Everyone got this point? अब ये चारों स्टेप से मुझे क्या समझ आता है? If I see all the 4 sub-steps, can I say that the intermediates of the aerobic cellular respiration are also involved in the anabolism? ये एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व हुए, किसी न किसी की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हुए, राइट, और कैटाबॉलिज्म में भी चल रहे थे, राइट। तो इसका मतलब, राइट, देयरफॉर the aerobic cellular respiration can be defined as catabolic plus anabolic process called as amphibolic process. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. समझ आ गया सबको अच्छे से? कंप्लीट है ये वाला पार्ट अच्छे से? हाँ जी। एसिटाइल कोएंजाइम और सक्सिनाइल कोएंजाइम दोनों में ही सल्फर प्रेजेंट होता है ना? हाँ, दोनों में। कोएंजाइम ए में सल्फर होता है, एसिटाइल और सक्सिनाइल में नहीं। कोएंजाइम ए हैव द सल्फर। मैम, ओके मैम। ये हम क्रेब्स साइकिल शटडाउन किस कंडीशन में कर रहे हैं? जब एटीपी बहुत एक्सेस में है सेल में, जब सेल को एटीपी की जरूरत नहीं है, राइट, उस टाइम पे सेल ने ग्लाइकोलिसिस तो कर लिया, लेकिन आगे आके प्रोसेस को रोक दिया। Right, Ilya? Done? Now, the next one, efficiency of aerobic cellular respiration. अब एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी क्या? अब एफिशिएंसी का मीनिंग क्या? हम यहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं बेसिकली? सबसे पहले तो हमें ये समझना, अगर बच्चा सबको ध्यान हो
तो जब मैंने एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन कोट की थी तो हमने लिखा था यहाँ पर दैट ग्लूकोज प्लस 6O2 will lead to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP, मैक्सिमम यही है, प्लस एनर्जी। राइट, अब मैंने कहा एक एटीपी से कितनी एनर्जी मिलती है, तो वी से अगर एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस 34 किलो जूल और 8.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी को लिबरेट करते हैं। अगर मैं वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में काम करूं, मींस एटीपी when broke into ADP plus PI, it release how many kilojoules beta? 34 kilojoules, right? Now we say the total number of ATP produced right after glucose oxidation equals to 38. 34 into 38. Yes, ma'am. Right, अगर मैं एनर्जी काउंट निकालू इसका, राइट, एंड 34 into 38 करो कितना आता है? What will be the value if we will calculate 34 into 38? Yes, guys, go for it. Ma'am, 1292. 1292 kilojoules, right? ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने कहा when experimentally लैब में complete oxidation of glucose is performed, then energy output is 2870 kilojoules। एनर्जी आउटपुट है 2870। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2870 हमारे पास एनर्जी टोटल आउटपुट है ग्लूकोज से, लेकिन एटीपी की फॉर्म में कितनी एनर्जी आई बेटा? 1292। इसका क्या मतलब हुआ? मींस ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन पे some amount of energy is lost as heat. Am I right? Yes, ma'am. Right. और हम ये जानते हैं, right, कि there is a following of the energy flow follow the second law of thermodynamics, and second law of thermodynamics explain, right, कि whenever there is being the transfer of energy from one system to the another system, there is always a loss of the energy. Right. तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इसका मतलब अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं कि कितनी एफिशिएंसी ग्लूकोज की है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की है, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1292 डिवाइड बाय 2870। मैम 45. Yes, ma'am. 45%। तो वी गेट टू हैव, हमें यहां से ये पता चला दैट एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज एरोबिक ऑक्सीडेशन is 45%, while the rest, बाकी बचा हुआ, the rest 55% is liberated as कंप्लीट। यहां तक राइट, कि ग्लूकोज का एरोबिक ऑक्सीडेशन की एफिशिएंसी कितना? 45%, और बाकी का बचा 55% हीट की तरह लॉस हो गया। राइट, कंप्लीट यहां तक। ये पॉइंट याद रहेगा सबको एफिशिएंसी का अच्छे से। कंप्लीटेड विद द पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. राइट, गुड। Ma'am. हाँ जी, तो दिस इज वेयर वी एंड अप विद द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। जो पार्ट रह गया था वो ये वाले पार्ट थे आपके दो, राइट, जो हमें स्पेसिफिकली एरोबिक में करने थे। राइट, वन इज 45% एफिशिएंसी एंड अनदर इज बीइंग द वन व्हिच इज द प्रोसेस जहां पर हमने कहा, राइट, कि हमारे पास कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। राइट, नाउ शैल आई मूव टू द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? Completed with the part? Okay, guys. Now moving to the topic, हाँ जी,
मैम आपने जो कल ग्राफ बताया था उसमें लैग फेज और लॉग फेज के लिए दोबारा बता दो। लैग फेज का मतलब होता है हमारे पास वो फेज जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, राइट। सेल विल फॉलो द प्रिपरेशन, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि इस टाइम पे इसको ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज करके अपना डिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि सेल अभी इंटरफेज में, जब सेल लॉग फेज में आ गया, एक्सपोनेंशियल फेज में आ गया, तो उस टाइम पे उसने अपना डिवीजन करना शुरू कर दिया, अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। एज द नंबर स्टार्ट गो ऑन इंक्रीजिंग, राइट, उसी के बाद धीरे धीरे हमारे पास वो नंबर बैलेंस अप हो गए एंड वी जस्ट मूव टू दी राइट कंप्लीट कंडीशन एज द स्टेशनरी फेज, क्योंकि उस टाइम पे जाके न्यूट्रिएंट्स और स्पेस दोनों ही क्या हो चुके थे, लिमिटिंग हो चुके थे, राइट। तो उस टाइम पे जाके हमारे पास ये कर्व जो है स्टेशनरी फेज को फॉलो करेगा, राइट। तो ऑन दैट फॉलोइंग अप इसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलो की, राइट। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास इंक्लूड किया द प्रेजेंस ऑफ द सिग्मोइड और द एस शेप्ड कर्व, राइट, वेयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द सेल अकर। नाउ क्लियर? यस मैम। गुड, ओके गाइस। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली देख रहे थे लास्ट टाइम एक डिफरेंस, इस पर हमने एंड किया था कि हमारे पास क्या तो बेसिकली डिवीजन होता है और क्या ही हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, जो आज मैं पढ़ाने ही वाली हूँ, राइट। डिवीजन हमारे पास बेटा सेल की एबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस कर सकता है। डिफरेंशिएशन होता है कि वो आगे अब माइटोसिस नहीं करेगा, रादर एक स्ट्रक्चर और फंक्शन को गेन करके विल परफॉर्म दैट ओनली, राइट। उसका सिर्फ टास्क होगा कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ मेडिएट हो जाना, उस पर्टिकुलर फंक्शन का काम वहां पर कराना, राइट। सो दैट्स अ टास्क फॉर द कंप्लीट डिवीजन, राइट। और डिफरेंशिएशन हम किसे कहते हैं, जहां पर आप स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट कर देते हो, राइट। तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब जो आपने स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज कर दिया, फंक्शन को स्पेशलाइज कर दिया कि भाई यही स्ट्रक्चर है, यही फंक्शन है, यू हैव टू वर्क इन दिस वे, राइट। वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन, कि वो डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। पॉइंट क्लियर है यहां तक, राइट? गुड, ओके गाइस। नाउ अब हमने इसी में ही राइट स्टेट करना है, राइट, वन थिंग विच इज बीइंग कॉल्ड एज आर। जो हमने यहाँ पर आर लिखा है वो क्या होता है, तो आर क्या बताया था मैंने, व्हाट इज आर ओवर हियर? आर क्या है हमारे पास, राइट, ग्रोथ रेट। तो हमने कहा यहाँ आर जो हमारे पास दे रखा है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ रेट इज व्हाट, change in growth per unit time, right। जिसमें मैं इस ग्रोथ रेट को दो कैटेगरी में डिफाइन करती हूँ। एक आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, right, and the another one relative, yes is called relative growth rate, right। now what's that, अब बहुत ध्यान से देखना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब उसकी एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल्स टू डेल्टा जी पर यूनिट टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, राइट। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू समवन, एंड यहाँ पर समवन हमारे पास कौन है, दैट इज बीइंग द वन इनिशियल ग्रोथ, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट इज डेल्टा जी पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ के हिसाब से मींस डेल्टा जी डिवाइड बाय जी नॉट इनटू 100, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल डिवाइडेड बाय जी इनिशियल इनटू 100। फॉर्मूला क्लियर हुआ, राइट। सो व्हेन यू विल डू विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ग्रोथ, तब आप उसे क्या कहोगे, रिलेटिव। और हम रिलेटिव हमेशा किसको कहते हैं, जिसके कुछ रेफरेंस में आप करते हो, एम आई राइट। रिलेटिव का यही मीनिंग होता है ना कि यू आर डूइंग एन रेफरेंस ऑफ दिस। ना आप इनिशियल ग्रोथ के रेफरेंस में जो चेंज देख रहे हो
उसको आपने नाम दे दिया एज अ रिलेटिव ग्रोथ रेट, दैट इज जी फाइनल माइनस जी इनिशियल डिवाइडेड बाय राइट जी इनिशियल इनटू हमारे पास 100, राइट। अब मुझे बताओ दोनों में से एक्यूरेट पैरामीटर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को फाइंड करना या रिलेटिव ग्रोथ रेट को फाइंड करना? मैम रिलेटिव। मैम रिलेटिव। Okay. एब्सोल्यूट। ठीक है, चलो अब इसी को हम स्टेट कर लेते हैं कि कौन सी ग्रोथ को फाइंड करना हमारे पास बेस्ट अप्रोच रहती है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है विच आई एम टेकिंग अप, राइट। तो हमने यहाँ पर बेसिकली एक कंडीशन ली, आई हैव टेकन अ लीफ ए where we'll see right, इसका बेसिकली कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, चलो राइट। लीफ ए का इनिशियल साइज मैं लेके चलती हूँ 5 यूनिट्स, सेम यूनिट लेके चलते हैं। अब जस्ट टेकन 5 यूनिट्स, एक्सपैंड किया राइट, इट इज गोइंग टू बी द वन जिसका साइज कितना हो गया 10 यूनिट्स, ठीक है बच्चा, राइट। दैट इज लीफ ए का ही फाइनल साइज। कंप्लीटेड यहां तक, राइट। अब मैंने यहां पर दिस इज आई हैव टेकन लीफ बी, इनिशियल साइज 50 units, and when it will get increase final size 55। फॉर्मूले आपके सामने हैं, टेल मी द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैम रिलेटिव ग्रोथ रेट फॉर लीफ ए इज 100% ही होगा, क्योंकि 10 - 5/5 × 100 हो जाएगा मैम। ठीक है, और मैम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 - 5। करेक्ट, यस। एनीवन एल्स? अगर मैं सिंपल सा निकालूं, सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट अबाउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो अगर मैं यहां पर तो डेल्टा जी ए इक्वल्स टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, यस मैम। दैट इज बीइंग द वन 5 यूनिट्स हमारे पास आ गए। और यहां पर 5 यूनिट्स ही आएगा मैम, राइट। वापस से 55 माइनस 5 50, 10%। वो तो रिलेटिव हो गया ना। यस अब आ जाते हैं राइट, डाटा जी ओवर जी इनिशियल और जी नॉट इंटू 100। जी नॉट का मतलब जी एट अ टाइम 0, एट्स इनिशियल ग्रोथ। तो 5 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया साइज इसके अंदर 5, इनिशियल क्या था हमारे पास 5 यस इंटू मैम। 100, राइट। अब हम इसका अगर निकालते हैं तो 5 डिफरेंस, लेकिन इनिशियल कितना 50, यस मैम। डिफरेंस किस में आया हमारे पास, एब्सोल्यूट में रिलेटिव में? एब्सोल्यूट तो दोनों का सेम आ रहा है, मैम रिलेटिव। अगर रिलेटिव में आ रहा है हमारे पास, सॉरी हाँ 10% होगा, 10%। अगर हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव आ रहा है फर्स्ट बेस्ट में, तो कैन आई से रिलेटिव ग्रोथ रेट फाइंड करना, ग्रोथ रेट एनालिसिस is highly better than राइट, किससे हमारे पास ज्यादा अच्छा है?
calculating कंप्लीट यहाँ तक? मैम क्योंकि डिफरेंस कम है रिलेटिव वाले में, इसीलिए। नहीं बच्चे, रिलेटिव ये बता रहा है ना कि पहले वाले में तो 100% ग्रोथ हुई है, दूसरे वाले में तो 10% ग्रोथ हुई है। एब्सोल्यूट तो कह रहा था कि दोनों के अंदर 5 यूनिट हुई है मुझे, लेकिन एक्चुअली किससे पता चला? रिलेटिव से ना। एक के अंदर 100% हुई, एक के अंदर 10% हुई। यस मैम। बेस्ट हमारे पास कौन सा हुआ कैलकुलेट करना? रिलेटिव ग्रोथ रेट को। दैट्स व्हाई वी टेक रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, राइट? ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द ग्रोथ रेट। कंप्लीट यहां तक? तो दोनों टाइप के ग्रोथ and both the type of the growth rate completed. Now see everyone, अब बहुत ध्यान से, टॉपिक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, राइट? तो फटाफट से करेंगे इसमें। We simply say growth हमारे पास हमने कहा indeterminate है प्लांट के अंदर, and we say it is being indeterminate in nature because plant can show secondary ग्रोथ शो कर सकते हैं, इसलिए मैंने कह दिया इनडिटर्मिनेट। तो सबसे ऊपर हमारे पास शूट टिपिकल मेरिस्टम, सबसे नीचे हमारे पास रूट टिपिकल मेरिस्टम, सेंटर में मूव करता हुआ वास्कुलर कैम्बियम, रूट एंड शूट, राइट? जो ग्रोथ हमारे पास ऐसे जा रही है, ये कौन सी ग्रोथ हो गई? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जो ऐसे एक्सपैंड होगी वो कौन सी ग्रोथ हो जाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी। राइट, ध्यान रहेगा ये पॉइंट। सेकेंडरी ग्रोथ हर एक में नहीं होगी, राइट? हमें मेनली किस में मिलेगी? इन द केस ऑफ द डाइकॉट्स, राइट? नाउ अब हमने कहा कैसे आप ग्रोथ को एस्टिमेट करते हो, व्हाट आर द मेथड बाय विच यू कैन एस्टिमेट द ग्रोथ। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो वी कैन एस्टिमेट द ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग इन द हाइट की इंक्रीज होना, राइट? या फिर ब्रेन साइज का बढ़ना, राइट? और वी कैन से देयर आर द मल्टीपल मेथड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम ये गेस कर सकते हैं कि ठीक है, राइट, हमारे पास राइट ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो हम ग्रोथ क्या कहेंगे? सेल साइज का इंक्रीज होना, सेल नंबर का बढ़ना, राइट? हमने कहा सबसे पहले, राइट, द इंक्रीज इन सेल साइज। सेल साइज में मेनली किसकी बात की हमने? उसका, राइट, इंक्रीज इन दी साइटोप्लाज्मिक एरिया, राइट? किसको इंक्रीज कर दिया आपने? साइटोप्लाज्मिक एरिया ऑफ सेल, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक एरिया ही सेल का क्या होगा हमारे पास? फंक्शनल जोन, राइट? नाउ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब किसको बढ़ा दिया? फंक्शनल एरिया, फंक्शनल जोन को बढ़ा दिया, वॉल्यूम में इंक्रीज कर दिया, राइट? उसी के साथ साथ आपका सेल नंबर इंक्रीज कर दिया। जब नंबर इंक्रीज हो गया तो इट विल लीड टू द स्टेम एंड द रूट इलॉन्गेशन। तो स्टेम एंड रूट इलॉन्गेशन अगर आप कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू हैव इट इन द इंक्रीज इन लेंथ एंड फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, राइट? फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या बताएगा? बायोमास ऑफ प्लांट। यस मैम। जो स्पेसिफिकली हमें क्या बताएगा? बायोमोलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, कि बायोमोलिक्यूलर कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, राइट? और ड्राई वेट क्या होता है हमारे पास? ड्राई वेट इक्वल्स टू फ्रेश वेट ने लिया और उसमें से क्या निकाल दिया? मॉइस्चर। कंप्लीटेड यहां तक? एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ डन है बच्चा? यस। अभी बढ़ गया? इंक्रीज नहीं आएगा? ये तो इंक्रीज सेकेंडरी ग्रोथ है ना बेटा, हर प्लांट में नहीं होता ना। यस मैम। आप प्राइमरी ग्रोथ लेके चलोगे जो हर प्लांट कर रहे हैं, ओके मैम। क्या राइट? उसके बेसिस। यस गाइस, सो कंप्लीट यहाँ तक इंक्रीज। एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ हमने कैसे किया? फिर अब हमने कहा कि ग्रोथ की फेजेस क्या होते हैं। ये आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी है इन द केस ऑफ द रूट में हमने जोन्स पढ़े थे। सो सेम वैसे ही हम यहाँ पर प्लांट के अंदर भी ग्रोथ की फेजेस पढ़ते हैं। फेजेस कौन कौन सी?
सबसे पहली फेज है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब क्या है कि जहां पर सेल कौन सी फेज में, डिवीजन की फेज में, राइट। तो वेयर द सेल्स आर बीइंग डिवाइडिंग, उस फेज को हमने नाम क्या दे दिया, वी जस्ट नेम इट एज द मेरिस्टेमेटिक फेज, राइट। अगर सेल मेरे पास डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, रूट टिप पे, शूट टिप पे, यही मिलेंगे ना हमें डिवाइडिंग सेल जहां पर एपिकल मेरिस्टम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है। Yes, ऑन दैट रिगार्ड ओनली अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स के फीचर्स देखते हैं तो कैसे होते हैं, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड साइटोप्लाज्म है, राइट। उसी के साथ साथ दे आर हैविंग दी, कोई इनके अंदर हम ऑर्गेनली नहीं देंगे क्योंकि कोई फंक्शन तो परफॉर्म करना नहीं है, दे ओनली हैव टू परफॉर्म द डिवीजन। डिवीजन के लिए क्योंकि एटीपी चाहिए, एटीपी चाहिए तो बार बार सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें सबसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू बी गिवन इन अबंडेंट नंबर। रेस्पिरेशन रेट इसका बढ़ाना पड़ेगा, कोई डिपोजिशन थिकनेस नहीं देंगे इसके सरफेस पे, तो इंटरसेल्यूलर सॉफ्ट स्पेसेस जो होंगे मे और मे नॉट प्रेजेंट, बिकॉज अगर पैकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स बढ़ रहे हैं तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको नहीं मिलेंगे। रिमेंबर ये सब एनाटॉमी के फीचर्स रिपीटेड पार्ट है चैप्टर Yes, राइट, और वो ध्यान रखना है अच्छे से। तो हमने कहा सबसे पहली फेज आ गई मेरिस्टेमेटिक फेज और फेज ऑफ द सेल डिवीजन, राइट। जो हमने कहा फर्स्ट फेज है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है मेनली शूट टिप और रूट टिप पे, राइट। डेंस प्रोटोप्लाज्म है, लार्ज न्यूक्लियस है, हाई रेस्पिरेटरी रेट मींस माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट इन नंबर। वैक्यूल नहीं होती तो याद रखना, राइट, नो वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूल की डेवलपमेंट नहीं होती है इस टाइम पे, क्योंकि वैक्यूल तो स्पेस ले लेगा ना, एंड आई डोंट वांट टू गिव द स्पेस टू एनीवन, राइट। उसी के साथ साथ सेल वॉल इज प्राइमरी इन नेचर मींस कोई थिकनेस नहीं है, राइट। अगर प्राइमरी कह दिया तो हमने कहा नो थिकनेस ऑन द सरफेस, राइट, ऑन द सरफेस ओनली सेल्यूलोसिक वॉल इज प्रेजेंट, राइट। उसी के साथ साथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आर प्रेजेंट सो दैट द सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सेल्स आर इन द लिविंग फेज। लिविंग फेज में हमें सेल मिलेंगे, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से। अब उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आ गई, दैट इज द इलोंगेशन फेज, जब एनलार्जमेंट होगी, राइट, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स एनलार्ज होंगे, राइट। एंड हाउ दे एनलार्ज, राइट, दिस एनलार्जमेंट इज इंड्यूस्ड बाय, राइट, कौन इंड्यूस्ड करता है, ऑक्सिन, राइट। कौन सा हार्मोन आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, इट इज बीइंग इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ऑक्सिन ने इंड्यूस किया, राइट। अब हमने कहा इसके अंदर अगर आप सेल को बढ़ा रहे हो, राइट, तो सेल को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ा दो, राइट। सेल का मास अपने आप बढ़ जाएगा, साइज अपने आप बढ़ जाएगा, तो हमने कहा नंबर एंड साइज ऑफ वैक्यूल इंक्रीज एज द ग्रोथ इंक्रीजेस, राइट। सेल वॉल को डिपॉजिट, नई सेल वॉल को डिपॉजिट करेंगे, नए बायोमोलिक्यूल्स का डिपोजिशन होगा ऑन द सरफेस, राइट। तो वी विल से न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू मटेरियल रिजल्टिंग इन द सेल एनलार्जमेंट, और साइज ऑफ द सेल इंक्रीज ड्यू टू वैक्यूलाइजेशन। तो आपने साइज भी बढ़ा दिया, वॉल को डिपॉजिट भी कर दिया और उसी के साथ साथ एनलार्जमेंट भी कर दिया, ताकि आपका जोन ऑफ इलोंगेशन, रिमेंबर रूट में भी पढ़ते थे जोन ऑफ इलोंगेशन, जहां से रूट की क्या होती है हमारे पास, लेंथनिंग, राइट। ऐसे स्टेम में भी होता है विच विल रिजल्ट इन दी लेंथनिंग, राइट। उसके बाद थर्ड हमारे पास फेज कौन सी आ गई, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज कौन सी है, मैचुरेशन फेज द फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, राइट। आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, राइट, और किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, एंड सेल लूज द पावर ऑफ किसकी पावर को खोल चुके हैं हम, डिवीजन, राइट, लूज द पावर ऑफ डिवीजन, राइट। तो हमने कहा वही यहाँ पर सेल जस्ट नेक्स्ट टू द सेल ऑफ द इलोंगेशन फेज अंडरगो द फेज ऑफ द डिफरेंशिएशन, राइट। और इसमें जितने भी सेल्स हैं वो हमारे पास अब मेच्योर हो चुके हैं, राइट। दे डेवलप इनटू द स्पेशल टाइप, जिसमें हर एक में आपको स्ट्रक्चर, जैसे पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर अलग है, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर अलग है, स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर अलग है, बेस्ड ऑन दैट उनके फंक्शंस भी अलग अलग है, राइट। तो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब एक पर्टिकुलर शेप, साइज और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे आपको अलग अलग। वैक्यूल वहीं पर आप देखोगे पैरेन्काइमा में है, आप कहोगे स्क्लेरेन्काइमा के पास नहीं है क्योंकि वो डेड है, राइट। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब, राइट, इट इज गोइंग टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। अगर हम पैरेन्काइमा ना देते तो कैसे हम वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते, कैसे हम रूट प्रेशर की डेवलपमेंट कराते, तो पैरेन्काइमा का अपना रोल हो गया। तो इसी वजह से हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन भी है, राइट। तो वी सेज इट इज परफॉर्मिंग द फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर से, फोटोसिंथेसिस होना मेसोफिल सेल्स के थ्रू, रेस्पिरेशन होना हर एक सेल के अंदर, ट्रांसपोर्ट होना जाइलम फ्लोएम के थ्रू, तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट। तो हमने कहा जो सेल्स इस पर्टिकुलर जोन में है क्योंकि वो मेच्योर हो जाते हैं इसीलिए इसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन, करेक्ट,
राइट, और उसी के साथ अलाउ देयर मैक्सिमल साइज, सबसे ज्यादा साइज आपका अलाउ करते हैं, राइट, इन द टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, कि वॉल कैसे हमारे पास थिकन अप हो रही है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। तो हमने कहा आफ्टर डिफरेंशिएशन करने के बाद मैच्योर सेल डू नॉट ग्रो फर्दर, राइट, एंड रिमेन अनचेंज्ड टिल द डेथ। ये तो हमें पता ही है, राइट, वापस वैसे ही रहते हैं अनटिल अनलेस वो आपके सेकेंडरी टिश्यू के पार्ट ना हो, राइट। अगर सेकेंडरी टिश्यू के पार्ट हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर दी डी डिफरेंशिएशन। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट, तब उसे डी डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बीइंग द वन, राइट, जो हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स वापस मेच्योरिटी पे नहीं जाते, राइट, वापस हमारे पास सॉरी ग्रोथ पे नहीं जाते, दे गेट मेच्योर देमसेल्फ, राइट, एंड रिमेन अनचेंज्ड टिल दी डेथ। कंप्लीट यहाँ तक? यस गाइस, सो तीनों फेजेस समझ आ गए? गुड, राइट। अब देखो टाइप ऑफ ग्रोथ, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों समझ आ रहे हैं। अरिथमेटिक में कौन सी ग्रोथ मिल रही है हमें? लीनियर। और यहाँ कौन सी ग्रोथ मिल रही है हमें? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, राइट। वही हमने इक्वेशन लिखी थी, LT इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT, और वहीं पर हमारे पास NT इक्वल्स टू N नॉट E रेज़्ड टू पावर RT, राइट। तो अगर मेरे पास अरिथमेटिक फेज है तो सेल यहाँ पर डिवाइड भी करता है और सेल फंक्शन भी करता है, लेकिन अगर ज्योमेट्रिक फेज है तो सेल इज ओनली एंड ओनली गोइंग फॉर द टास्क ऑफ द राइट डिवीजन, राइट। अब इसी में ही अरिथमेटिक ग्रोथ एक्सप्लेन कर रखा है, इक्वेशन ध्यान रखना है, लेंथ के हिसाब से पूछे, विड्थ के हिसाब से पूछे, थिकनेस के हिसाब से पूछे, यू कैन राइट इट अप, राइट। और आपका स्ट्रेट लाइन कर्व, राइट, रिमेंबर दैट, राइट, जो हम यहाँ पर पूरा इसमें अरिथमेटिक ग्रोथ को डिफाइन करके चलते हैं। लीनियर शेप कर्व इट इज बीइंग देयर, राइट, इसलिए इसकी कोई शेप का नाम नहीं देते, हमने कहा लीनियर कर्व इज ऑब्टेन, राइट, एंड अल्टीमेटली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, राइट। उसी के साथ साथ आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज बीइंग द वन जो हमारे पास, राइट, कौन फॉलो अप कर रहे हैं? प्लांट फॉलो अप कर रहे हैं, जिनको एक्सपोनेंशियल फेज के बाद किस में जाना है? हमारे पास रेस्टिंग फेज में, राइट। दे आर बीइंग द वन, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वहां पर फिनिश अप हो जाएंगे, तो दे आर अंडरगोइंग द माइटोसिस एट एवरी टाइम। हमने कह दिया यहाँ पर WT इक्वल्स टू W नॉट E रेज़्ड टू पावर RT, या फिर सिंपल NT इक्वल्स टू N नॉट E रेज़्ड टू पावर RT, राइट। वी जस्ट रिकॉग्नाइज एज द सेम, राइट। उसी के बाद हमने कहा, राइट, अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पर, राइट, वी डिफाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, राइट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, राइट, और रिलेटिव ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल साइज इनटू 100। तो फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है इससे, राइट। और यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, राइट, कि 50 से इंक्रीज करके हम एक में 55 तक गए, एंड अनदर वन विच इज गोइंग टू बी देयर जिसमें हम यहाँ पर 5 से 10 पे गए। तो ऑब्वियसली डबल बिल्कुल साइज किसमें हो गया हमारे पास? A में। वहीं पर B में डबल साइज तो नहीं हुआ, लेकिन B में हमारे पास थोड़ा एक्सपेंशन जरूर हुआ है, एंड दैट कैन बी प्रिडिक्टेड नॉट बाय द एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट का रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है, तो हमारे पास प्रिडिक्ट कौन कर रहा है? दैट्स बीइंग द वन, राइट, व्हिच इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। कांसेप्ट क्लियर? मैम हाँ जी, एब्सोल्यूट में मैम टाइम भी होता है, तो हमें तो उस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं था। टाइम पीरियड तो हम T लेके चलते हैं बेटा, हम टाइम पीरियड को तो T स्पेसिफिक लेते हैं, एट अ गिवन टाइम लिख देते हैं जो आपको दे रखा है। तो उसमें आपको यहाँ पर इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऐसे नहीं लेके चलते कि ठीक है, राइट, T की वैल्यू गिवन है और उसके बेसिस पे, तो वो तो हम सिंपल लिख देते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम T, जैसे मैम, हाँ जी, मैम इलॉन्गेशन फेज में मैम इंक्रीज इन साइज, सेल साइज था, हाँ, तो मैम बता दो उसको। इंक्रीज इन सेल साइज बच्चे ऑक्सीजन की वजह से सेल एनलार्ज हो रहा है, हमारे पास लंबा हो रहा है, खींच रहे हो आप सेल को, राइट। अगर आप एनलार्जमेंट करा रहे हो, उसको लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल एलोंगेशन, यू आर जस्ट लेंथनिंग द सेल, लेंथन अप कर रहे हो उसको। वैक्यूलाइजेशन की वजह से हो रहा है इलॉन्गेशन, किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से हो रहा है। हाँ, वैक्यूल क्योंकि बन रहे हैं ना अंदर। अगर वैक्यूल बनाओगे किसी भी उसमें, अगर सेल में आप वैक्यूल की फॉर्मेशन कर दोगे तो वैक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, आपको साइटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा उसके अंदर। अगर साइटोप्लाज्म बढ़ाओगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वैक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है सेल का साइज बढ़ गया। ओके मैम, क्लियर? और कुछ बचा? एनीवन एल्स? कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट, राइट। अब आ जाते हैं ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट, और ये पार्ट बहुत सिंपल था। अब मेन पार्ट मैं शुरू करूंगी PGR का आफ्टर 5-10 मिनट्स, राइट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला पार्ट। नाउ इन दिस कंप्लीट हमने कहा डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द प्लांट। प्लांट के अंदर अगर हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो हम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या कहते हैं? हमने कहा प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? फ्रॉम द टाइम ऑफ द सीड जर्मिनेशन, राइट। सबसे पहले सीड जर्मिनेशन हुआ,
सीड जर्मिनेट मीन्स सीड आपका यहाँ पर आपने सो किया सॉइल के अंदर, सीड विल जर्मिनेट एज अ यंग प्लांटलेट। सीड का जब जर्मिनेशन हो गया तो यहाँ से मेरे पास एक यंग प्लांटलेट बन गया जिसको मैंने सीडलिंग का नाम दे दिया। उस सीडलिंग के अंदर मेरे पास सबसे पहली फेज जो शुरू हुई वो वेजिटेटिव फेज है, और वेजिटेटिव फेज को आई जस्ट नेम इट एज द जुवेनाइल फेज, राइट। तो मैंने कहा वेजिटेटिव फेज बनेगी जिसको हमने नाम दे दिया जुवेनाइल फेज। दैट वेजिटेटिव फेज विल गो फॉर द मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन के बाद फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग करने के टाइम पे कौन सी फेज शुरू हो गई प्लांट की लाइफ साइकिल की? रिप्रोडक्टिव फेज, करेक्ट, राइट। अब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई, उसमें से सीड फॉर्म हो गया हमारे पास। सीड फॉर्म करने के बाद अगर ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता तो डायरेक्ट सेनेसेंस पे जाके इट विल गो फॉर द डेथ। अगर सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो सेनेसेंस डिले हो जाएगा, वापस से अपना यहाँ पर ग्रोथ को शो करेगा, वेजिटेटिव फेज को शो करेगा, फिर से फ्लावर अगर कर सकता है, पॉलीकार्पिक है तो बिल्कुल करेगा, और फिर सेनेसेंस पे जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो डायरेक्टली किस पे चला गया? सेनेसेंस, राइट। डेवलपमेंटल प्रोसेस सबको क्लियर हुआ अच्छे से, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल से एज द होल फिनोमेनन। तो अब अगर मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास बच्चे ये डेवलपमेंटल स्टेप्स पूरे प्रोसेस के कहाँ हो रहे हैं, तो इन डेवलपमेंटल स्टेप्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया कि वी हैव द मेरिस्टेमेटिक सेल विद अस, क्योंकि हमारे पास तो मेन क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ करता है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होना, ऑब्वियस सी बात है। इलोंगेशन, प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना क्या कह सकती हूँ मैं? कैन आई से इलोंगेशन, राइट। इलोंगेशन हो गया हमारे पास, इलोंगेशन पे गया, एक्सपेंशन पे गया। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब कौन सी मैच्योरिटी हो गई? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैच्योरिटी, जिसमें उसने क्या कर दिया? मैचुरेशन का प्रोसेस, फेज ऑफ मैचुरेशन शुरू कर दिया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो सेल बन गया वो कौन सा सेल हो गया? मैच्योर सेल, राइट। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर सेल विद अस। जो मैच्योर सेल बना ये अपने सेनेसेंस पे चला गया, एंड ऑन द सेनेसेंस इट विल गो फॉर द डेथ। एवरीवन गॉट दिस थिंग? हाँ जी, यहाँ तक Yes, कंसेप्ट ma'am. समझ आया, राइट। तो ऑन दिस कंप्लीट ट्रायल तो हमने कहा यहाँ पर ठीक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल ने प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म भी बनाया, सेल डिवीजन भी बनाया। तो हमने ए हो गया सेल डिवीजन, बी हो गया प्रोटोप्लाज्म वाला, और सी हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये तीनों फेजेस करने के बाद, मैच्योर सेल बनाने के बाद इट विल गो फॉर द सेनेसेंस फिनोमेनन, एंड अल्टीमेटली सेनेसेंस में अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकता तो उसको नहीं करेगा, इट विल टर्न बैक टू द ग्रोथ, राइट। अगर सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो, राइट। कंप्लीट यहां तक? यस, राइट। नाउ अब हमने इसी में ही देखा बच्चे, डेवलपमेंटल स्टेज में प्लांट के अंदर एक प्रोसेस मिलता है विच इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज दिस प्लास्टिसिटी? अब अगर प्लास्टिसिटी डिफाइन करते हैं तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक हैबिट, सिंपली नेम एज द प्लास्टिसिटी कॉल्ड प्लास्टिक हैबिट। प्लास्टिक हैबिट का मतलब प्लास्टिक की क्या एबिलिटी होती है? इज इट गोइंग टू रीमोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट? जैसा आप उस पर प्रेशर लगाते हो उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। सेम उस तरीके से हमने कहा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके पास एबिलिटी है कि वो अपनी सिंगल लाइफ में अलग अलग पाथवे शो कर सकते हैं, या फिर अलग अलग स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं जो एक्चुअली उनके एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, बट इन रिस्पॉन्स टू द एडिशन, राइट। तो नाउ वी विल से एनवायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करना, डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करना, दैट टास्क इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जो प्लांट ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो हुए थे, जहां पर ये पता था ज्यादा से ज्यादा रेट जो है हमारे पास गैशियस एक्सचेंज के चांसेस हैं, एंड ऑन दैट कंडीशन अगर हम कहेंगे कि उस एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, तो कैन आई से गाइस ट्रॉपिकल प्लांट्स ने C4 पाथवे अडॉप्ट किया था? क्या C3 प्लांट ने अडॉप्ट किया था पाथवे, C4 पाथवे? C3 का तो अपना ही था ना C3 पाथवे, C4 ने डिफरेंट पाथवे किया। अच्छा, जो कैम्प प्लांट्स थे हमारे पास, जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स थे, उनको पता था वेदर बहुत ड्राई है, उनको पता था हम अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया था? कैम्प प्लांट्स ने कैम्प पाथवे किया ना, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा किया ना, तो दे हैव द डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया। किसके रिस्पॉन्स में? क्या ये अपने रिस्पॉन्स में किया या एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में किया? एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में। यस, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब मीनिंग समझ आया सबको प्लास्टिसिटी का? तो हमने कहा प्लांट्स प्लास्टिसिटी शो कर सकते हैं, विच इज बीइंग कॉल्ड एज एन एबिलिटी,
जहां वो डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उसी के साथ साथ हम उसे कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू द मेन एनवायरमेंट। द मेजर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हेट्रोफिली। अब हेट्रोफिली क्या होता है, नाम से क्या समझ आ रहा है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब क्या हो गया? फॉर्म ऑफ लीव्स, राइट। फाइलोपोडियम, अगर मैं वर्ड यहाँ पर लिखूं फाइलोपोडियम, तो फाइलोपोडियम किसके लिए लिखते थे हम शुरू से? द टर्म कॉल्ड लीफ, राइट। और हेट्रोफिली क्या शो कर रहा है? हेट्रोफिली शो एज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लीफ फॉर्म्ड बाय अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द, सेम प्लांट बनाएगा अपनी लाइफ साइकिल में इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। करेक्ट एवरीवन? समझ आया पॉइंट? राइट। इन द केस ऑफ द कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर, इनके अंदर, राइट, इनके अंदर बेसिकली हमें मिलता है कि लीव्स जुवेनाइल प्लांट की शेप अलग होती है एज कंपेयर टू द मैच्योर प्लांट। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये प्लांट में डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से है, राइट। डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, राइट। तो हमने कहा वो हमारे पास कैसे दिखेगा? इन द केस ऑफ कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। अच्छा, कोरिएंडर का तो सबको पता होगा। धनिया अगर ध्यान से देखा हो, कभी तोड़ा हो, तो धनिया की जो मेन स्टेम होती है, बहुत बड़ी वाली स्टेम होती है, उसके ऊपर जो लीव्स लगे होते हैं उनका एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है। वहीं पर धनिया के पास एक छोटी सी ब्रांच निकली होती है साइड से, पतली पतली सी ब्रांचेस होती है, लीफ का साइज छोटा होता है, क्योंकि वो लीफ जो अभी बेस पे प्रेजेंट है वो कौन है? हमारे पास यंग, और जो बिल्कुल टॉप पे बन चुका है वो क्या है हमारे पास? एडल्ट। दोनों का साइज अलग अलग हो गया। ये तो हम रियल एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंटल हेट्रोफिली अटैच्ड टू द सेम प्लांट। सबसे मेन चीज ये है। कंप्लीट यहां तक का टास्क? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली क्लियर। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। नाउ एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। अब एनवायरमेंटल हेट्रोफिली किसे कहूंगी? क्या ये डेवलपमेंट के हिसाब से या ये एनवायरमेंट के हिसाब से? एनवायरमेंट के हिसाब से। एनवायरमेंट। एक पर्टिकुलर प्लांट बटरकप ने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अपना स्ट्रक्चर अलग शो किया, वहीं पर एक्वाटिक हैबिटेट में अपना स्ट्रक्चर अलग शो किया। तो अगर आप इसी के एक्वाटिक स्पीशीज देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, क्योंकि सराउंडिंग एनवायरमेंट अलग अलग है दोनों का। तो ये हमारे पास क्या कहलाया गया? दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। याद रहेगा पॉइंट अच्छे से, राइट। सो वी से वन एज द डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, अनदर एज द एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। कंप्लीट यहां तक? एग्जाम्पल क्या बच्चा? बटरकप। बटरकप इज द एग्जाम्पल फॉर दिस। ये एग्जाम्पल्स ना अलग अलग याद रखने। इसका एग्जाम्पल बटरकप है, इसका एग्जाम्पल कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। डन यहां तक? प्लास्टिसिटी का टॉपिक ध्यान रहेगा। ये डायरेक्ट फिगर्स भी आ चुके हैं एग्जाम में एक बार, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दैट, करेक्ट। मैम ये डेवलपमेंट हेट्रोफिली क्यों शो करते हैं प्लांट्स? क्योंकि बच्चा एनवायरनमेंट अलग अलग है, उसमें रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अगर कोई जुवेनाइल है, जुवेनाइल में उसको ज्यादा लीफ जो है उसको ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं करना आता, तो उस टाइम उसको लीफ को एक सरफेस एरिया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। लीफ का सरफेस एरिया कम भी रहेगा तो कम सनलाइट पे भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगी कोई एडल्ट आपका देखा जाए तो एडल्ट को तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा करना है और उसके पास एबिलिटी भी है, तो उस टाइम उसको लीफ का डाइवर्जेंस भी ज्यादा चाहिए, राइट। और प्लस लीफ का सरफेस एरिया भी ज्यादा चाहिए। यस मैम। राइट, अब समझ आया ना पॉइंट? तो ऑन दैट बेसिस ये किसको शो करते हैं हमारे पास? हेट्रोफिली, राइट। यस, एनी अदर डाउट, एनी अदर पॉइंट टिल हियर प्लास्टिसिटी तक? कंप्लीटेड यहां तक? डन। मैम। हाँ जी। मैम इससे पहले वाले में मैम आपने ये प्लास्टिसिटी से पहले जो टॉपिक बताया था उसमें आपने मैम सेल डिवीजन को फर्स्ट दे रखा था,
और क्लास में इलांगेशन को सेकंड दे रखा था। हाँ, ये बता दो एक बार आपने। ये भी अपने फेजेस नहीं पढ़ी, फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो पहले सेल डिवीजन में जाएगा, फिर फेज ऑफ इलोंगेशन, फिर इलोंगेशन में जाएगा, फिर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ नया मार्क नहीं किया, वही फेजेस मार्क किए किशोरी। ठीक है, ठीक है। राइट, ओके गाइस। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है, और बहुत सारे फैक्टर्स तो अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो हमने पहली कैटेगरी बनाई एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होंगे बेटा? कैन आई से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स? Yes, Yes, ma'am. Right, they are the external or environmental factors, right, जो इन्फ्लुएंस करेंगे फंक्शंस को। लाइक लाइट, लाइट किसको इन्फ्लुएंस करेगा? फोटोसिंथेसिस रेट, Yes, ma'am. फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ द प्लांट, राइट। और उसी के साथ साथ एक और याद हो तो, जो इसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, दैट इज फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को एक्ट करेगा, राइट, इनको इन्फ्लुएंस करेगा, सॉरी, राइट। तो हमारे पास लाइट का मेन रोल ये हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर इज गोइंग टू रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि टेम्परेचर का मेन काम तो एंजाइम पे ही है, और एंजाइम काइनेटिक्स को रेगुलेट कर दिया, तो उसी से रिलेटेड किसको रेगुलेट कर दिया? बेसल मेटाबॉलिज्म। जितने बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनको भी रेगुलेट कर दिया, करेक्ट, राइट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास किसको रेफर करेगा? टू दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड एटीपी सिंथेसिस, राइट। और न्यूट्रिशन किसको करेगा हमारे पास? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट किस पे बेस्ड है? न्यूट्रिशन, राइट। तो ये फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए? विच आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब हमने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं? इंट्रिंसिक आर द वन विच आर कॉल्ड इंटरनल और प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो इंटरनल हैं, ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट रिलेटेड हैं। तो अब अगर प्लांट रिलेटेड पूछे जाए तो इंट्रासेल्यूलर का मतलब जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, राइट। कौन सा जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन कैसा वर्क कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंट्रासेल्यूलर, राइट। अगर मैं कहूंगी कि ठीक है इस प्लांट के अंदर जो है फ्लावरिंग करने के लिए ये पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, तो वो जीन प्रेजेंट है, उसका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा इसमें एक्शन हो रहा है, राइट। लेकिन अगर वो जीन उसके अंदर है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट। तो हमने कहा इंट्रासेल्युलर फैक्टर फॉर दिस जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। और इंटरसेल्युलर, इंटरसेल्युलर आर दी स्मॉल ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर्स। और ये केमिकल मैसेंजर्स किसके बीच में? माइग्रेटिंग और मूविंग इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में मूव कर रहे हैं। एंड कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल कर रहे हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। हॉर्मोन्स का काम यही है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, राइट। इट इज डूइंग द वन, राइट। तो हमने कहा पीजीआरस आर द ऑर्गेनिक केमिकल मैसेंजर, जो एक सेल से जो टारगेट सेल की तरफ जाते हैं ना, जहां से सोर्स से बनते हैं उससे टारगेट की तरफ जाते हैं, राइट। और फिर जाके वहां पर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर। Until here, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट डेवलपमेंट समझ आया। अब हम क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो सारे पढ़ चुके हैं, इंटरनल फैक्टर में इंट्रासेल्युलर जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम जेनेटिक्स वाले पार्ट पे जाएंगे, 11th में नहीं है वो पार्ट, राइट। इंटरसेल्युलर फैक्टर पीजीआर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक इन द डिटेल। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक पीजीआर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हॉर्मोन्स। मैं वैसी स्लाइड से पढ़वाओगे मैम? हाँ बच्चा, क्योंकि इसमें सारा का सारा टॉपिक जितना भी है ना, वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद ही करना है। इसमें बस फोटो पीरियोडिज्म में डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये वो समझाने वाला टॉपिक है, राइट। कंप्लीट यहाँ तक,
क्या? फोटोट्रोपिज्म। वो तो आप ऑक्सीजन के साथ ही पढ़ लेंगे ना, ऑक्सीजन में पढ़ाऊंगी ना फोटोट्रोपिज्म तो, राइट? यस, कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट बचा, आगे बढ़ूं? नोट हो गया Yes, यहाँ ma'am. तक सबका? गुड. Okay guys, now moving to the plant growth regulators, also called phytohormones, right? The organic chemical messenger, because they are the one बेटा जो ऑर्गेनिक यूनिट्स हैं, ये ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक बने हुए हैं हमारे पास, बहुत अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं इनकी. कभी भी कोई भी हार्मोन हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट में हो, are never required in the high concentration, never formed in the high concentration, they're always formed in the low concentration, right? ये तो हम सब जानते हैं, एनिमल्स में तो पढ़ चुके हो आप लोग ये चीजें. तो हमने कहा they are the small simple organic substances of diverse or different chemical composition present in the low concentration or required in the low concentration. Influence किसको करते हैं? physiological activities को, राइट? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट. कौन कौन सी फंक्शनल एक्टिविटीज है, क्या क्या फंक्शन करने वाला है, राइट? लाइक ग्रोथ को प्रमोट करना या इनहिबिट करना या मॉडिफाई करना, किस तरीके से काम करेंगे, हर एक का अपना पर्टिकुलर रोल है. उन्हें हमने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस का नाम दिया, राइट? सबसे मेन चीज ये याद रखनी है, प्लांट हार्मोन्स आर नॉट द न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं रखे जाते, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, दे आर नॉट द यूनिट जिनको हम कहेंगे कि हाँ ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं. नो, दे आर द वन विच आर अ केमिकल सब्सटेंस जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. वो भी कैसे, राइट? फ्रॉम द सोर्स साइट, राइट? सोर्स साइट क्या है, राइट? द साइट वेयर हार्मोन गेट सिंथेसाइज्ड, वो साइट जहां पर हार्मोन सिंथेसाइज हुआ, उसको नाम क्या दे दिया हमने? सोर्स, राइट? अब सोर्स से हमारे पास मूवमेंट कहां पर हुई? इट विल मूव टू दी टारगेट साइट, और टारगेट साइट हमारे पास क्या हो गया? साइट ऑफ एक्शन, राइट? और यहां हमारे पास कौन मूव कर रहा है? फाइटोहार्मोन, विद द हेल्प ऑफ दी या थ्रू वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मूव कर जाएगा, राइट? दिस फाइटोहार्मोन जो ये रिलीज हुआ, उसमें से ये अपने ऊपर भी एक्ट कर सकता है और टारगेट पे भी एक्ट कर सकता है, राइट? यही पढ़ते हो, द फाइटोहार्मोन और एनी हार्मोन, राइट, इज बीइंग द वन व्हिच गेट or which cause the activity at the same site also, or also at the site away from that. और जो साइट उससे दूर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? टारगेट साइट. और अपनी ही साइट पे भी काम कर रहा है, तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द फाइटोहार्मोन एक्शन. समझ आया पॉइंट यहां तक? Yes, ma'am. राइट? अब आ जाए केमिकल कॉम्पोजिशंस पे, right? So moving to the chemical composition of phytohormone, हमारे पास मेन 5 फाइटोहार्मोन है बेटा: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. These are the 5 major, right? Starting with the first, that is ऑक्सिन. सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन हमारे पास है क्या? ऑक्सिन is being the one which is an indole compound, which is called indole 3-acetic acid or called indole butyric acid. IAA, IBA are the natural auxin which are being formed in the plant system, and tryptophan act as a precursor. इनका precursor कौन है? Tryptophan. Tryptophan, an amino acid, right, which is going to be the precursor of the auxin. Fine. Now next अब हमारे पास आया गिबरेलिन्स. गिबरेलिन्स GA जो हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव होते हैं? एसिटाइल कोए.
एग्जैक्टली एसिटाइल CoA टर्पीन्स डेरिवेटिव होता है। and also called as terpenoid derivatives. Correct? Right? तो that is GA second one. तो सबसे पहला ये ऑक्सिन हो गया हमारे पास, सेकेंड हो गया हमारे पास गिबरेलिक एसिड. Now the third one, if we will see, तो अब हमने कहा जो हमारे पास थर्ड है, that is cytokinin. Right? Cytokinin, where the plant cytokinin is called zeatin. Right, zeatin हमारे पास, right, और kinetin भी लिख सकते हैं. Right, they are the one which are derived from adenine or purine. मैम tRNA से भी डिराइव होता है ना? tRNA में adenine होता है ना, that's fine. Right. Now the fourth one is ethylene. Ethylene is the gaseous hormone and the only gaseous hormone. Yes ma'am. Yes, ma'am. Which is being derived from Methionine. methionine. Right, amino acid. And then we will say fifth, ABA, also called dormin abscisic acid, right, which is going to be derived from carotenoid. Carotenoid derivative, and this carotenoid derivative is, कौन सा derivative है carotenoid का? Viola xanthan. Right. मैम वायोला xanthan. तो हमने कहा कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव हमारे पास ABA, मिथियोनिन एज द अमीनो एसिड. ये कहां से क्या बना रहा है? इथाइलिन. प्यूरिन का या एडेनाइन का डेरिवेटिव साइटोकाइनिन और जीटिन या काइनेटिन. राइट, गिबरेलिक एसिड का डेरिवेटिव एसिटाइल CoA and auxin derivative is tryptophan. हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, राइट, अंडरस्टूड टिल हियर. राइट, अब एक एक करके हम इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सिन फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर. राइट, नोट हो गया बच्चा? आगे बढ़ जाओ. मैम डोमिन क्यों लिखा आपने? डॉर्मिन इसका नाम है बेटा, अनदर नेम फॉर ABA. डॉर्मेंसी को इंड्यूस कराता है इसीलिए. यस, एनीथिंग एल्स? मैम वो आपने लिखा है जीटिन, वो किस लिए? लेकिन इसका नाम बेटा साइटोकाइनिन का. साइटोकाइनिन इज द कैटेगरी ना, उसके अंदर कुछ नेम्स होंगे. जैसे ऑक्सिन के अंदर IAA IBA है, ऐसे साइटोकाइनिन के अंदर भी प्लांट साइटोकाइनिन का नाम होता है जीटिन. ठीक है, यस मैम. फाइन. ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट वन, ऑक्सिन. अब बहुत ध्यान से ऑक्सिन का पार्ट क्लियर करना है. राइट, ऑक्सिन इज फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, जो सबसे पहला हमारे पास है, वन ऑफ द मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. राइट, सो हम इसे कहते हैं मोस्ट कॉमन फाइटो हार्मोन. सबसे ज्यादा और हर प्लांट में मिल ही जाता है. most important plant growth regulator. And right, plant growth regulator भी सबसे important है. और उसी के साथ साथ हमारे पास ऑक्सिन इज बीइंग द वन जो फोटोसिंथेसिस, आप बहुत सारे आगे के बहुत सारे फंक्शन में भी काम आएगा. राइट, एंड द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, पहला फाइटो हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया था. राइट, फर्स्ट फाइटो हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट
राइट, स्टार्ट करते हैं अब इसी से ही कि हमारे पास क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे कैसे होता है, एंड हाउ द ओवरऑल फंक्शंस आर गोइंग टू बी देयर, राइट। तो सबसे पहले आएंगे इसके फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। राइट नाउ, अब हमने जो इसका डिस्कवरी देखा, ये बेसिकली सबसे पहले चार्ल्स डार्विन and his son observed the bending of polyptile tip of canary grass towards light। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कैनरी ग्रास की कॉलेप्टाइल टिप पे जब लाइट दी जाती है, राइट, अगर ये कैनरी ग्रास है और इसका ये कॉलेप्टाइल टिप है, कॉलेप्टाइल सबको पता है ना, द कवरिंग ऑफ द प्लिम्यूल, राइट, तो ये हमने कॉलेप्टाइल दिया, राइट, एंड इफ लाइट इज बीइंग फेवर्ड, अगर लाइट दी गई, नाउ the tip will bend towards the light. It will show the bending of tip, right, towards light, और इसी को नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। कंप्लीट हुआ पॉइंट। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब बेंडिंग ऑफ द स्टेम एपेक्स और द टिप ऑफ द कॉलेप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट, राइट, बट they were not able to राइट, ये डिफाइन नहीं कर पाए थे chemical nature of compound, right? तो उसी के बाद then FW went through Wiener-Curvature test, right? Identified and isolate oxygen. में FW went क्या है? साइंटिस्ट है, जैसे चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ बताया था कि ऐसा होता है, लेकिन वो बता नहीं पाए थे कौन सा केमिकल है। फिर FW वेंट ने अवीना कर्वेचर टेस्ट के थ्रू ये बताया हमें और आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया ऑक्सीजन को। अब अवीना कर्वेचर टेस्ट क्या है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ऑल्सो कॉल्ड एज द डीकैपिटेशन टेस्ट और डीकैपिटेशन एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, अवीना क्या होता है? अवीना इज अ नेम फॉर, अवीना टर्म क्या है? व्हाट अबाउट दैट? अवीना सटाइवा। नहीं पता मैम। ओट बच्चा, मॉर्फोलॉजी, ओट, अवीना सटाइवा, ओट सीडलिंग्स पे काम किया उन्होंने, राइट। स्टार्ट करो एक्सपेरिमेंट, नोट हो गया यहाँ तक? हाँ जी, completed यहाँ तक? Shall I begin with this? Okay guys, now अब अवीना कर्वेचर टेस्ट क्या था, right, और कैसे उन्होंने डिफाइन किया? He said that he has taken a coleptile tip
that is the coleptile of Avena sativa, that is oat seedling. एंड यहां पर लाइट दी गई यूनिलेटरल लाइट. यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? दैट इज लाइट फ्रॉम दी वन डायरेक्शन, वन साइड, एक साइड से दी गई. राइट, ही ऑब्जर्व द पॉजिटिव बेंडिंग ऑफ coleptile tip towards light. राइट, अगर लाइट की तरफ पॉजिटिव बेंडिंग हुई तो उसे नाम दिया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. राइट, अब उन्होंने कहा कि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, दैट इज बीइंग प्रेजेंट समवन हियर, इस टिप पे प्रेजेंट है. तो अब उन्होंने क्या कर दिया, राइट, का सेकेंड ट्रायल, डीकैपिटेशन ऑफ coleptile tip. राइट, डीकैपिटेशन, डी का मतलब रिमूवल, कैप का मतलब टिप. राइट, तो रिमूवल ऑफ द टिप मतलब इतने पोर्शन को यहां से कट कर दिया. अगर इतने पोर्शन को कट कर दिया तो मेरे पास क्या रह गया? दिस इज बीइंग द वन, एम आई राइट? टिप तो हट गई ना. राइट, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? डीकैपिटेटेड coleptile. अब अगर डीकैपिटेटेड coleptile है और अब अगर मैं यूनिलेटरल लाइट देती हूं, बेंडिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी. सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, फिर से डीकैपिटेशन किया, फिर इतना कट कर दिया और फिर देखा वापस नहीं हुई बेंडिंग. तो अब पता चला कि द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बेंडिंग इज एक्चुअली प्रेजेंट एट, कहां पर प्रेजेंट है? टिप. ठीक है ना. राइट, तो अब वही टिप से उसको एक्सट्रैक्ट किया केमिकल को, और उसी के बाद उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके उसको अगार ब्लॉक पे कोट कर दिया. तो अब हमने किया प्लेसमेंट ऑफ अगार ब्लॉक. मैम ये सारे एक्सपेरिमेंट वेंटर ने किए थे ना? हाँ जी, इन्हीं का डिकैपिटेशन टेस्ट है जिसमें 1 2 3 4 ट्रायल्स चल रहे हैं. राइट, विद द केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिप, जो टिप से निकाला. अब अगार ब्लॉक कोटेड विद केमिकल लगाया तो देखो ये हमारे पास डीकैपिटेटेड कोलेप्टाइड. राइट, अब डीकैपिटेटेड कोलेप्टाइल अगर हमने ले लिया, इसमें मैंने अगार ब्लॉक प्लेस किया ऑन द साइड विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ये केमिकल से कोट कर दिया अगार ब्लॉक. राइट, और लाइट दी गई इस डायरेक्शन में. बेंडिंग होगी नहीं होगी? हो जाएगी मैम, हो जाएगी वापस बेंडिंग. यस राइट, हमने कहा पॉजिटिव बेंडिंग. मैं बोल रही फिर से रिपीट करना मैम, ये अगार अगर हमने एक अगार ब्लॉक को केमिकल के साथ कोट कर दिया और उसको प्लेस कर दिया तो आपने एक तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया ना. ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया तो ऑक्सीजन इंड्यूस क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ द टिप, टिप की ग्रोथ कराएगा एंड उसकी मूवमेंट कराएगा टुवर्ड्स द लाइट. राइट, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग हो गई मींस फोटोट्रॉपिज्म हो गया. राइट, तो वी सेज फोटोट्रॉपिज्म एक्चुअली पॉइंट लिया. अब हमें यहां से ये फाइंड हुआ कि दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
phototropism, that is bending towards light while the chemical itself accumulate on, कौन सी साइड पे accumulate हुआ है, लाइट वाले या शेडेड वाले? शेडेड साइड। केमिकल खुद ब खुद एक्यूमुलेट हुआ शेडेड साइड पे, और उसने बेंडिंग कहां पर कराई है, राइट? इट विल कॉज द बेंडिंग टुवर्ड्स द, राइट? किसकी तरफ बेंडिंग करा दी है हमारे पास? टुवर्ड्स द लाइट। मींस दैट अगर हमारे पास ये बेंडिंग होती है, यहां लाइट है, तो दिस इज द पॉजिटिव बेंडिंग। लेकिन इस पॉजिटिव बेंडिंग के लिए जो ऑक्सिन है वो कहां पर मिलेगा आपको? शेडेड एरिया में। टू दी शेडेड और नॉन illuminated कंप्लीट यहाँ तक। मैम अगर उसको लाइट में रखते तो बेंड नहीं होता? नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटी करता है, इट विल बेसिकली डू व्हाट, ऑक्सिन हमारे पास जो है वो इंड्यूस कराता है सेल इलोंगेशन को, और वो सेल इलोंगेशन कराने के लिए उसको वैक्यूलाइजेशन कराना है, इलास्टिन प्रोटीन्स निकालने ताकि इलास्टिसिटी बढ़े और इलोंगेशन। तो उसको आपको रखना होता है, दैट बीइंग द वेरी ऑब्वियस कि आप शेडेड में रखोगे तब वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, बेस की तरफ मूव करेगा, राइट? तो अगर बेस की तरफ मूव करेगा तो मुझे ये बताओ, राइट, द बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल, राइट, दिस रिस्पॉन्स फॉर बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल is produced at apical or subapical part of the plant? Subapical part of, क्योंकि एपेक्स पे तो ऑक्सिन था, लेकिन वो माइग्रेट किसकी तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड, ताकि बेंडिंग कैसे हो सके? टुवर्ड्स। कंप्लीट यहाँ तक? हमें सब एपिकल पार्ट के बोला बच्चे। एपेक्स पे अगर टिप पे ही होता ऑक्सिन तो ग्रोथ कैसे कराता है? अगर टिप से थोड़ा नीचे होगा तभी तो टिप की तरफ सेल एक्सटेंड होंगे ना, तभी तो टिप बढ़ेगी ना। अगर आप फोटोट्रोपिज्म करा रहे हो तो आप सिर्फ बेंडिंग नहीं करा रहे, आप पहले उसकी ग्रोथ कर रहे हो, फिर उसकी वजह से बेंडिंग हो रही है। तो ग्रोथ एंड ग्रोथ विल लीड्स टू द बेंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर व्हाट? ट्रॉपिक मूवमेंट मींस ग्रोथ प्लस बेंडिंग, ग्रोथ प्लस उसका मूवमेंट जो प्लांट पार्ट का हो रहा है। ओके ना, ठीक है। Yes, anything else? कंप्लीट यहाँ तक का टास्क अच्छे से डन। शेडेड तो नीचे वाला भी होगा ना, जो इसके नीचे है। हाँ। जब वो प्रेजेंट ही एपेक्स से सब एपिकल की तरफ जा रहा है तो शेडेड वो हुआ ना जहां लाइट नहीं मिल रही। यूनिडायरेक्शनल लाइट देने का क्या मतलब है कि आप एक साइड पे लाइट दे रहे हो तो उसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी आपकी? शेडेड। मैम मतलब उसके अपोजिट, मतलब नीचे नहीं, जहाँ पे एरो है ना। तो ये है ना, ये यही तो लग बना है शेडेड वाला, राइट? ये पूरी साइड हो गई ना शेडेड। अब क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना। यस, एनीथिंग एल्स बचा? मैम हाँ जी। लास्ट वाली जो आपने लाइन लिखी है ये समझिए। वी सिंपली से बच्चे कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो एपेक्स पे ना होके सब एपिकल पार्ट पे होगा, क्योंकि सब एपिकल पार्ट से वो पार्ट एपेक्स की तरफ मूव करेगा ताकि बेंडिंग हो सके, राइट? तो इट विल मूव फ्रॉम द सब एपिकल टू एपेक्स ना, राइट? डाउन से ऊपर जाएगा ना, राइट? जब सेल्स इलोंगेट होंगे तो ऑक्सिजन हमारे पास कैसे जा रहा है? एपेक्स से डाउन की तरफ। और सेल्स कैसे मूव कर रहे हैं हमारे पास? इलोंगेट कैसे कर रहे हैं? डाउन से एपेक्स की तरफ, ताकि बेंडिंग हो सके, इन ऑर्डर टू कॉज द बेंडिंग। क्लियर? यस गाइस, डन यहाँ तक टास्क का बच्चे से? यस मैम। ठीक है, राइट? तो ऑन दैट बेसिस ओनली,
we say कि it will happen, right, as a condition. तो अब हमने यहाँ पर basically जो define किया वो यही task देखो इसमें, right, first देखो यहाँ पर जो first दे रखा है A, bending हुई या नहीं हुई, bending occur or not, यस मैम। Yes, हो गई ma'am. bending, ठीक है, right, तो हमने कहा यहाँ पर bending occur, तो positive bending, right, second No, ma'am. नो, राइट, क्यों, क्योंकि सेकंड में हमने क्या किया है यहाँ पर, टिप को रिमूव कर दिया। टिप को रिमूव कर दिया, दैट इज डिकैपिटेशन. यस मैम। सी, कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, बेंडिंग नो मैम। नो, गुड, राइट, तो हमने कहा नो बेंडिंग व्हेन कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल, राइट. उसी के साथ साथ व्हेन कवर्ड विद ट्रांसलूसेंट कैप, Yes, Yes, ma'am. Bang. cause the bending, Yes, ma'am. right. So bending when covered with translucent cap, right. So this is what we will say as the whole condition. Complete यहाँ तक का task. Yes, ma'am. डन, राइट, कोई डाउट इसके अंदर, राइट. तो अब हमने कहा कि ऑक्सीजन का आइसोलेशन जो किया गया था वो सबसे पहले ह्यूमन यूरिन सैंपल से किया गया था, राइट, जो हमने आइसोलेट किया था उसको फर्स्ट फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन सैंपल, राइट, विच इज बिकॉज ऑक्सीजन जो है अगर हम लेट्स सपोज कोई भी डाइट लेते हैं जो जस्ट रिच है हमारे पास प्लांट मटेरियल में, राइट, तो उसमें ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, राइट, और अगर ऑक्सीजन होगा उसके अंदर तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो ऑक्सीजन नेवर शो एनी मेटाबॉलिक रोल इन द बॉडी, तो इट गेट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, राइट, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट. तो इसी वजह से उस टाइम पे इसका आइसोलेशन किया गया. फिर उसके बाद इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ द ओट सीडलिंग, राइट, जो FW वेंट ने आइसोलेट किया, और फिर हमें इसकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन पूरी पता चली थी, राइट. कंप्लीट यहाँ तक. Yes, ma'am. Done, right. So this is what we will say as a whole part for the oxygen. अब हमने कहा बच्चे ये डिस्कवरी हो गई ऑक्सीजन की, तो अब आ जाते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. व्हाट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाउ इट विल अकर. तो वी से इज बायोसिंथेसिस एंड टाइप ऑफ ऑक्सीजन. तो अब अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमने कहा इसकी सिंथेसिस किससे हो रही है, द सिंथेसिस अकर फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. तो ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर, करेक्ट, राइट. टाइप ऑफ ऑक्सीजन कहा तो हमने दो कैटेगरी बना दी, नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांट में खुद बनते हैं, एंड अनदर वन इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन यस मैम। जो हम लैब्स में बनाते हैं, राइट. नेचुरल ऑक्सीजन हमारे पास IAA एंड IBA, यस मैम। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड. 2,4-D इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन, सबसे कॉमन है ये तो. यस मैम। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यस मैम। राइट. इसी का बड़ा भाई 2,4,5-T, राइट, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड. तो ये हमारे पास हो गए नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन, राइट. सबसे कॉमन इसमें से IA हमारे पास, राइट, जो मूव करता है. नाउ ऑक्सीजन मूव फ्रॉम source to target, and the source is सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, रूट एपेक्स मैम रूट एपेक्स, यस एंड शूट एपेक्स. शूट अपेक्स. ये दो जगह हमारे पास की सोर्स हो गई. इसका मूवमेंट ईदर बाय डिफ्यूजन, बाय चैनल्स, स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू मूव करता है, राइट, एज अ प्रोटोनेटेड फॉर्म. प्रोटोनेटेड फॉर्म इज IAAH, राइट. तो चैनल के थ्रू जाएगा,
right, and sometime by auxin, by xylem, but most commonly किसके थ्रू जाता है हमारे पास? डिफ्यूजन और चैनल्स के थ्रू, राइट. मैम प्रोटोनेटेड फ्रॉम क्या लिखा है आपने? IAAH, प्रोटॉन जो गेन करती है फॉर्म, दैट फॉर्म इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड फॉर्म. रूट एपेक्स में क्या करता है ये? बहुत सारे काम है बताने वाले. रूट की फॉर्मेशन यही कराता है. ये माइटोजन ही तो है. हाँ, लाइट तो नहीं होती है. लाइट तो एक फंक्शन हो गया ना. रूट के अंदर लाइट अगर सॉइल में मिलेगी ही नहीं तो रूट तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है ही. तो जरूरी तो नहीं है ऑक्सीजन जहां पर होगा वहां फोटोट्रॉपिज्म करेगा, राइट. और भी तो फंक्शंस है ना. हमें T245T लिखा है. 245T, 245 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. T मींस ट्राइक्लोरो. 3 पे हो गया ना क्लोराइड, 2 पे, 4 पे, 5 पे. कंप्लीट अभी यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं. राइट नाउ Yes, ma'am. बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन. अब बायोएस्से का क्या मीनिंग होता है? बायोएस्से सिंपली मीन कोई भी एनालिसिस टेस्ट ये चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर हार्मोन है या नहीं है सिस्टम में. मतलब क्या ऑक्सीजन उस प्लांट में है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए जो आप एक केमिकल टेस्ट लगाओगे, केमिकल टेस्ट या फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो आप लगाओगे स्पेसिफिकली, वो आपका बायोएस्से कहलाया जाता है, राइट. और ऑक्सीजन के लिए पहला मेजर बायोएस्से है अवीना कर्वेचर टेस्ट, राइट. हमने कहा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, तो वो पर्टिकुलर शूट उस प्लांट का will show the positive phototropism, right. तो अगर positive phototropism शूट शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? by shoot or collectile, then it will show the presence of oxygen, right. तो सबसे कॉमन टेस्ट है हमारे पास, सबसे मेजर टेस्ट है, that is called Avena curvature test. Fine, right. सेकेंड आता है हमारे पास टेस्ट रूट ग्रोथ इनिबिशन टेस्ट. अब रूट ग्रोथ इनिबिशन टेस्ट कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से रूट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं. रूट को इनिशिएट तो कराते हैं बट इनिबिट लेटरल रूट फॉर्मेशन, लेटरल रूट्स नहीं बनने देते. अगर लेटरल रूट उस प्लांट में नहीं बन रहे, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट. कंप्लीटेड यहाँ तक दोनों बायोएस्से अच्छे से? मैम बट ऑक्सीजन ही तो करता है लेटरल रूट्स डेवलपमेंट. नहीं कराता बच्चे. ऑक्सीजन कब कराता है? इथाइलिन कराता है लेटरल रूट. ऑक्सीजन रूट बनवाता है. लेटरल रूट्स आर द रूट ब्रांचेस जो पेरिसाइकिल से बनती है. वो काम इथाइलिन का होता है, राइट. एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक बचा? आगे बढ़ूं? मैम हाँ जी. मुझे जोन ऑफ इलोंगेशन में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो किस में हेल्प कर रहा है मैम? फिर माइटोजन है ना बेटा. इट इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल, इंक्रीजिंग इन द लेंथनिंग ऑफ द रूट. प्राइमरी रूट को जोन ऑफ इलोंगेशन प्राइमरी रूट में होता है, लेटरल रूट पे नहीं होता. ओके मैम. ठीक है, तो वो तो प्राइमरी रूट का पार्ट है. उसमें से आप रूट जोन ऑफ मैचुरेशन में से रूट हेयर्स और आप लेटरल रूट्स निकलवाते हो. वो दोनों निकालने का काम इथाइलिन का होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता.
ओके मैम। ठीक है, राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक। नाउ मूविंग टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब फंक्शनल इफेक्ट क्या है, अगर ऑक्सीजन के क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से प्लांट में वो एक्टिविटी आपको मिलेगी, राइट, so that we have to see about. Now the very first function of the oxygen is, right, सबसे पहला टास्क जो हम यहाँ लेके चलते हैं, that is inhibition of abscission. Abscission को inhibit करना. Now what is abscission actually? Abscission is premature falling of leaves, flower and fruit. Leaves, flower, fruit का premature falling हो जाना, early detachment हो जाना, right? तो इसको हम कहते हैं simple early detachment of from mother parent. Mother parent से early detachment हो जाना, right? तो basically oxygen क्या करता है? Oxygen inhibit that process, inhibit the premature falling, ताकि ज्यादा टाइम तक के लिए लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट जो है वो अटैच रहे, राइट? लेकिन कब? व्हेन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा उस टाइम, राइट, ऑक्सीजन हमारे पास ये रोल प्ले करेगा, राइट? पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से, राइट? लेकिन बट when present in low concentration, जब लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो अब लो कंसंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है तो उस टाइम क्या करेगा, राइट? इट कॉज, किसको कॉज करेगा? हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एब्सीजन लेयर, एक लेयर बनाएगा, एब्सीजन लेयर, राइट? जस्ट लेयर के अकॉर्डिंगली, right, cause abscission of, किसका abscission करेगा? old leaves, mature fruit, जो fruit already mature हो चुका है उनका abscission कराएगा, and prevent abscission of, किसके abscission को prevent करेगा? young leaves और immature fruit. पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन का काम था प्रीमेच्योर फॉलिंग को इनहिबिट करना, हर एक की, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, कोई भी हो, राइट? उसकी प्रीमेच्योर फॉलिंग को इनहिबिट करेगा। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन में है तो एक लेयर बन जाती है जो सेपरेट कर देती है ओल्ड और यंग को अलग अलग, तो ओल्ड वालों का एब्सीजन बढ़ जाएगा, एब्सीजन करा देगा उनका, यंग वालों का एब्सीजन होने नहीं देगा, right? Yes, ma'am. Clear with the function? Second, first function complete है, second function पे चलूं? Yes, ma'am. Now, second function, it promote apical dominance. Apical dominance को promote करेगा. Now, what is this apical dominance? Apical dominance क्या होता है? Apical dominance का मतलब, it promotes the growth of apical bud, apical bud की growth को promote करेगा and inhibit the development of lateral bud. Yes, development and growth of lateral bud. तो lateral inhibition करेगा, लेकिन वहीं पर apical dominance करेगा। मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा है बाकी सब हार्मोन से, तो उस टाइम प्लांट सिर्फ हाइट में ग्रो करेगा, उसकी ब्रांचेस नहीं बनेंगी, बहुत रेयर, राइट? तो अब जैसे ये डायग्राम देखो, इसके अंदर ए डायग्राम में एक एक्सिलरी ब्रांच बनी है, बाकी कोई एक्सिलरी ब्रांच नहीं बनी। ये सब क्या है हमारे पास? डोरमेंट लेटरल बड, क्योंकि लेटरल बड कैसे है हमारे पास? नॉन फंक्शनल। लेकिन फंक्शनल क्या है हमारे पास? एपिकल बड। तो इसमें इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है हमारे पास? ज्यादा।
अब बी में देखो, बी में एपिकल ग्रोथ नहीं हो रही, बी में लेटरल ब्रांचेस बन गई। सी, लेटरल स्टेम ब्रांच। क्यों बनी लेटरल स्टेम ब्रांच? आपने क्या किया बी के अंदर? एपिकल बॉडी हटा दिया है। डिकैपिटेशन किया, Yes, ma'am. रिमूवल ऑफ एपेक्स, एपेक्स को दैट इज एपिकल बड को ही हटा दिया। अब एपेक्स हट गया तो शूट एपेक्स पे कौन था? ऑक्सिन, ऑक्सिन हट गया, लेटरल बड ग्रो कर जाएगी। समझ आया आपको? लेकिन अब पेस्ट कंटेनिंग ऑक्सिन लगा दिया तो वापस क्या हो जाएगा? फिर से एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, लेटरल इनहिबिशन। करेक्ट एवरीवन? राइट? Yes, ma'am. कंसेप्ट समझ आया? अब हमने कहा इस एक्टिविटी की वजह से ऑक्सिन की, राइट, हमें कभी भी किसी प्लांट में बुशी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। आई नेवर एबल टू गेट द बुशी ग्रोथ। बुशी ग्रोथ का मीनिंग क्लियर है? मेरे को बहुत सारी ब्रांचेस चाहिए, मुझे उसकी ब्रांचेस नहीं मिल रही, मुझे बहुत सारे लीव्स चाहिए, उसकी लीव्स नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टी प्लांटेशन करती हूँ तो टी प्लांटेशन में क्या फायदा प्लांट को इतना लंबा करने का? मुझे तो उसकी साइड लीव्स चाहिए ना, Yes, ma'am. लेकिन मुझे साइड लीव्स तो मिल ही नहीं रही उसके अंदर। तो हमेशा अगर आपने देखा हो कभी भी गार्डन्स में जब होता है ना, तो गार्डन्स में जो बेसिकली हार्वेस्टर्स होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग द प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? वो हमेशा उसको शेप देते रहते हैं, उसको उसकी टिप को काटते रहते हैं। और आपको जितने बुशी प्लांट्स मिलते होंगे, बुशी का मतलब सबको समझ आ रहा है ना, जिसका बड़ा सा ग्रीन क्राउन होता है, Yes, उसकी ma'am. कभी भी टिप नहीं दिखती होगी, उसकी साइड ब्रांचेस बहुत दिखती हैं, Yes, क्योंकि वो ma'am. टिप को हमेशा काट के रखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है फिर काट देते Yes, हैं ma'am. कि टिप ग्रो ना करे, राइट। वो नहीं जानते कि उसमें ऑक्सीजन है, वो ये जानते हैं कि टिप बढ़ने की वजह से लीफ नहीं बढ़ेंगी, राइट। टी प्लांटेशन में भी यही होता है कि जब वो टी को प्लांट करते हैं ना, उस टाइम पे टी लीव्स को ग्रो कराने के लिए बार बार, अगर देखा हो पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि वो उसको कट करते रहते हैं Yes, ma'am. और फिर उसको अपने हैंड से फेच करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी विल से एज अ प्रूनिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाई प्रूनिंग इज असेंशियल? प्रूनिंग इज असेंशियल टू गेट द बुशी प्लांट्स, टू गेट द लीव्स, और टू इनहिबिट, किसको इनहिबिट करने के लिए? एपिकल डोमिनेंस, Apical dominance. ठीक है ना, राइट। तो ऑन दैट बेसिस हमने कहा यहाँ पर the removal of apical bud is done for the preparation of hedges or bushy growth in the certain plant. नीट का फेवरेट क्वेश्चन टी प्लांटेशन के ऊपर बहुत बार आ चुका है, राइट। तो इट इज डन, राइट, इफ द टी प्लांट की एपिकल बड रिमूव कर दी तो lateral buds start developing in the branches, produce more number of leaves so that the yield can increase. so ट्री प्लांटेशन में ऑक्सिन का कंटेंट हमें नहीं चाहिए, एपिकल डोमिनेंस हमें नहीं चाहिए, राइट। कंप्लीट यहाँ तक दोनों फंक्शंस, राइट। Yes, ma'am. ऑक्सिन कट करने एंड से वो लेटरल में पहुंच जाता ऑक्सिन। ऑक्सिन तो हटा दिया ना हमने एपिकल बड से, एपिकल बड हटा दी तो ऑक्सिन हट गया। और अगर ऑक्सिन नहीं है तो लेटरल बड को कोई इनहिबिट नहीं करेगा ना, तो लेटरल बड ग्रो करेगा। ओके मैम, आ गया। क्लियर हुआ ना पॉइंट, राइट। अगर प्लांट के अंदर ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन की रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो प्लांट में होता है एपिकल डोमिनेंस। Yes, ma'am. और अगर प्लांट के अंदर ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन की रेशियो लेस देन 1 है तो प्लांट में होता है लेटरल डोमिनेंस। मींस who is going to inhibit apical dominance? Auxin. Auxin and cytokinin play antagonistic role. Antagonistic किसे कहते हैं? Opposite. ऑपोजिट। In apical dominance. इसी वजह से आपने अगर फर्स्ट फिगर देखी हो तो उसमें एक लेटरल बड को ग्रो करा रखा था, देखो Yes, ma'am. एक एक्सिलरी ब्रांच निकाल रखी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता ना प्लांट के अंदर कभी कोई ब्रांच बने ही ना, एक आध तो बनती है। कभी आपने देखा हो तो प्लांट लेंथ में भी ग्रो करता है, उसकी ब्रांचेस भी ग्रो करती हैं, इसका मतलब उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इक्वल। जहां अनइक्वल है वहां पर कोई एक चीज ज्यादा है, या तो एपेक्स की ग्रोथ ज्यादा है या फिर लेटरल डेवलपमेंट ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? पॉइंट समझ आ गया यहाँ Yes, तक? ma'am. सेकेंड फंक्शन कंप्लीटेड, Yes, ma'am. राइट। थर्ड, नाउ ऑक्सिन एक्ट एज माइटोजन। ये तो हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर, जब हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा था तो पढ़ा था उसमें माइटोजन है, दैट इज इंड्यूस Induce माइटोसिस। mitosis. माइटोसिस को इंड्यूस करता है एंड अलाउ दी increase in number of cells
of vascular cambium. वैस्कुलर कैम्बियम बनाना इसका काम नहीं है. जब वैस्कुलर कैम्बियम बन गया ना, तो उस वैस्कुलर कैम्बियम को क्या करना है हमें बेसिकली, राइट, उसकी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना है, राइट. तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना वैस्कुलर कैम्बियम के किसका काम होगा हमारे पास, ऑक्सिन का. एंड देन कंट्रोल किसको करना, जाइलम डिफरेंशिएशन. अगर आप सबको ध्यान हो एक पॉइंट, तो हम पढ़ते थे उसमें पहले, राइट, कि वैस्कुलर कैम्बियम की जब डेवलपमेंट होती है तो कैम्बियम डेवलप मोर टुवर्ड्स द इनर साइड एज कंपेयर टू द आउटर साइड. यस मैम. राइट, और मोर इनर साइड की तरफ डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से जाइलम थोड़ा ज्यादा बनता है, फ्लोएम थोड़ा सेकेंडरी कम बनता है. राइट, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सिन. ऑक्सिन ज्यादा से ज्यादा जाइलम बनवाता है, दैट्स व्हाई. तो ऑक्सिन कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन. जाइलम को ज्यादा से ज्यादा बनवाने का काम किसका होगा हमारे पास, ऑक्सिन का. कंप्लीट विद द फंक्शन. ध्यान रहेगा यहां तक, राइट. इंड्यूस रूट इनिशिएशन इन कैलस कल्चर. कैलस कल्चर पता है ना सबको, प्लांट टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट को लेके जब करते हैं, राइट. अर्ली सीड जर्मिनेशन, इन सब में रूट इनिशिएशन कराते हैं, राइट. अगर मैं ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन की रेशो, अगेन ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन आ गया ध्यान से, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, ध्यान रखना अभी एक्टिविटी, प्लांट टिश्यू कल्चर पे ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन की रेशो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा हमारे पास, ये इंड्यूस किसको करेगा, रूट इनिशिएशन. मींस उसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, एक्सप्लांट में से रूट. एक्सप्लांट पता है ना, द पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम लेके चलते हैं. यस मैम. राइट. अगर ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन लेस देन 1 है, अब क्या होगा, इंड्यूस शूट इनिशिएशन. यस मैम. लेकिन अगर ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन इक्वल टू 1 है, इंड्यूस कैलस फॉर्मेशन. कैलस बनवाएगा. कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास. करेक्ट. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जो पहले बॉल ऑफ सेल बनती है उसके लिए, राइट. So it is being working in this technique by the in this process of plant tissue culture. Complete यहाँ तक. मैम हाँ जी. मैम ऑक्सीजन तो हम शूट में भी होता है, तो मैम शूट को भी तो कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है ना, इनिशिएट नहीं कर सकता. इनिशिएट का मतलब होता है प्लूम्यूल की डेवलपमेंट करना, प्लूम्यूल से शूट बनवाना, रेडिकल से रूट बनवाना. तो इनिशिएशन करने का काम साइटोकाइनिन का. ग्रो जरूर कर सकता है, ऑक्सिन तो करता ही है ग्रो शूट को. सेल इलोंगेशन करना तो इसका काम है ही है, तभी तो बेंडिंग कॉज करा रहा था. बट ग्रोथ अलग है, इनिशिएशन अलग है, राइट. यस मैम. देन कंप्लीट यहाँ तक. चारों फंक्शन सबको अच्छे से ऑक्सिन के. नाउ बेस्ड ऑन दैट, अब अगर एक ओवरऑल इसका ओवरव्यू देखें ऑक्सिन का, तो हमने कहा इट इज गोइंग टू प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, इनिबिट एब्सीजन, कंट्रोल सेल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड इंड्यूस माइटोसिस. यही फंक्शन पड़े अभी इसके, राइट. अकरेंस हमें कहाँ मिलेगी, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, ये दो जगह जहां पर ये हमें अबंडेंटली फाउंड होगा. वैसे तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिस्पर्स होता है, राइट. ऑक्सीजन एक्चुअली रिमेन डिस्पर्स्ड इन द होल बॉडी.
होल प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी में डिस्पर्स रहता है, लेकिन आपको इसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगी? शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, क्योंकि डिफ्यूजन से मूव कर रहा है तो आपको हर जगह मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस गाइस, राइट। नाउ कॉज रूट इनिशिएशन, और रूट इनिशिएशन को हम रूटिंग भी कहते हैं, राइट। इंड्यूस करता है फ्लावर डेवलपमेंट, राइट। फ्लावर डेवलपमेंट इंड्यूस करेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बन सके। इंड्यूस करेगा किसको? सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। पार्थिनोकार्पी से ही कहते हो ना, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, राइट। एंड द मेन थिंग एक्ट एज वीडिसाइड, ध्यान रखना। 2,4-D act as major weedicide, right, which remove unwanted dicot weeds in cereal or monocot farms. मोनोकॉट फार्म्स में डाइकॉट वीड को हटाने के लिए मेजर वीडिसाइड की तरह काम करते हैं। 2,4-D एजेंट ऑरेंज भी की तरह इसे कोई कहते हैं, 2,4-D कोई कहते हैं, राइट। तो इसी वजह से इसको बेसिकली यूज भी किया गया था इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट। और उसी के बाद वियतनाम वॉर के अंदर भी, राइट, एज अ वन जिसने प्लांट्स के अंदर, राइट, वीडिंग एक्शन करके उनको किल कर दिया था, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज, 2,4-D। मैम फ्लावरिंग पर्टिकुलरली पाइनएप्पल में इंड्यूस कराता है या किसी में स्पेसिफिकली, राइट। मैं इथाइलिन के साथ वैसे बताऊंगी, राइट, बट अभी यहाँ लिख लो अगर, ठीक है, पॉइंट आपने कह ही दिया तो, राइट। अदरवाइज फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड मेजरली इन लीची एंड पाइनएप्पल। लेट्यूस वगैरह इनमें नहीं कराता है, इथाइलिन भी पाइनएप्पल में कराता है, दोनों। कभी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करने के लिए तो वी टेक ऑक्सीजन, इसलिए मैंने कहा था वहां पर बताती वैसे, बट कोई बात नहीं, राइट। इट्स इंड्यूस्ड मेजरली इन लीची एंड पाइनएप्पल, राइट। पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल तो सबको पता ही है, बनाना ग्रेप्स। यस मैम, राइट, सो दैट्स वेरी ऑब्वियस। और नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन एज द मेन टाइप्स। मैम इसमें एक डोमेंसी ऑफ पोटैटो वाला भी था कि मैम उसको स्प्राउटिंग कराता है, वो भी दैट्स अ सिंपल स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। अगर पूछा जाता है तो इथाइलिन का फंक्शन है, इसका नहीं। इथाइलिन देते हैं, इथाइलिन का फंक्शन है। ओके मैम, क्वेश्चन में जब भी आता है इथाइलिन मार्क करता है। ऑक्सीजन में लिख देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ना, जितने एक्चुअली काम हो रहे हैं ना ग्रोथ से रिलेटेड, सब में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, मैम बट नॉट एज अ मेन टास्क। मैम बट उसमें ये था कि ये इनहिबिट करता है ना लेटरल बर्ड ग्रोथ को, तो पोटैटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। शेल्फ लाइफ साइटोकाइनिन बढ़ाता है बेटा, हर एक का अलग अलग फंक्शन हो गई है मैम। ओके मैम, वो अलग है, ठीक है, राइट। यस, ऑक्सीजन क्लियर बचा एवरीवन? अंडरस्टूड टिल हियर? कंप्लीटेड विद द टास्क? नेक्स्ट पे बढ़े, जिब्रेलिक एसिड। यस मैम, 8-3, राइट। ओके गाइस, सो मेन था ऑक्सीजन, याद रखना है। बाकी अब तो सब छोटे छोटे से ही हैं, सबके स्पेसिफिक रोल्स ही हैं, हर जगह काम करने वाला ऑक्सीजन ही आपका स्पेसिफिकली, राइट। तो ऑक्सीजन इज द एक्टिवेटर। अच्छा, एक चीज पहले रह गई, वो वाला पहले पार्ट एक बार कर लेते हैं, फिर वो रह ही ना जाती है। क्या बेटा? Agent Orange. Because of the weedicidal action, it can kill the crops, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर्स एंड अनदर आर दी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, राइट। तो कैटेगरी ध्यान रखनी है। एक्टिवेटर कौन से हैं बेटा?
जो इंड्यूस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्रमोट करते हैं सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक करते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी नहीं आने देंगे, ब्रेक डोरमेंसी, प्रिवेंट करते हैं सेनेसेंस, कितनी बार इसका एक प्रिवेंट सेनेसेंस एंड एब्सीजन, एब्सीजन भी नहीं होने देंगे। तो वो हमारे पास क्या कहलाए जाएंगे? एक्टिवेटर्स। जबकि इनिबिटर्स क्या होंगे? राइट, जो क्रिएट मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट करेंगे एंड रिटार्ड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करेंगे। इंड्यूस डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंड्यूस करेंगे। इनिबिट जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन नहीं होने देंगे। प्रमोट सेनेसेंस, उल्टा काम कराना है बिल्कुल। एंड एब्सीजन, सेनेसेंस और एब्सीजन को क्या करेंगे? प्रमोट। तो वो हमारे पास क्या कहलाए गए? प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। करेक्ट। ये मेन हमारे पास एक्टिविटी है 4, जिनके बेसिस पे हम कहते हैं ग्रोथ, जर्मिनेशन, डोरमेंसी, सेनेसेंस, एब्सीजन। राइट, ये बेसिकली 3, 4 में भी कर सकते हो अगर एब्सीजन को अलग कर दोगे तो अब हमने यहाँ पर प्लेस क्या किया? वी से अंडर प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर्स वी हैव ऑक्सिन, IAA, we have gibberellic acid, GA3, and we have cytokinin, zetin, or called BAP. Right? In the case of the inhibitor, we have ABA, abscisic acid. Abscisic का नाम ही एब्सीजन से मिला इसे, और डोरमेंसी को प्रमोट करता है तो डोरमिन, DORMIN। इनमें से एक हार्मोन विच इज इथाइलिन, उसको हम कंसिडर करते हैं बोथ एज एन एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक्टिवेटर भी है, इनहिबिटर भी है। एक्टिवेटर इसलिए क्योंकि डोरमेंसी ब्रेक करता है, break dormancy and induce horizontal growth। और भी बहुत सारे फंक्शन है इसके। राइट, इनहिबिटर इसलिए प्रमोट सेनेसेंस, सेनेसेंस को प्रमोट करता है। राइट, ज्यादा से ज्यादा सेनेसेंस कराता है। मैम, एंड हाँ जी बेटा, अगर हम एक्टिवेटर और इनहिबिटर किसी एक को पूछेंगे तो हम किस में रखेंगे इसे? एक के पूछेंगे ही नहीं, यू हैव टू आस्क अबाउट बोथ ओनली। ज्यादा होता है मैम? नहीं, ऐसा नहीं होता, ज्यादा कोई नहीं। इसको हम रखते ही एज एन एक्टिवेटर एंड एज वेल एज एन इनहिबिटर, इनसे चॉइस में। लाइफ कम करता है ना, शेल्फ लाइफ को कम करता है। किसकी शेल्फ लाइफ कम? नहीं, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है साइटोकाइनिन, इथाइलिन नहीं करता शेल्फ लाइफ को कम। शेल्फ लाइफ कम नहीं करता, राइपनिंग को इंक्रीज करता। राइट, यस गाइस, सो कंप्लीटेड यहाँ तक अच्छे से। ये लिस्ट याद रहेगी? यस मैम। ठीक है। राइट, नाउ अब इसी में ही राइट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अच्छा GA3 तो मैं फिर स्टार्ट नहीं करूंगी आज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट वीक वी विल एंड अप दी मंडे में खत्म कर देंगे आपका ये प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चैप्टर। राइट, क्योंकि अब प्लांट हार्मोन, फोटोपीरियोडिज्म सबसे मेन टॉपिक जो समझने वाला है इसमें वही रह गया। रेस्ट ऑफ द पार्ट आर बीइंग कंप्लीटेड, तो वो पार्ट हम फिनिश कर देंगे इसमें। और फिर आपका थर्सडे से स्टार्ट कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लांट्स। ठीक है, जब तक वो चलेगा तब तक आपका साथ साथ जेनेटिक्स तो चल ही रहा है संडे में। राइट, तो संडे में भी क्लास जो होंगी हमारे पास सेम टाइमिंग जो प्रीवियस थी, क्या थी, 10:30 रखी थी, 11:30 रखी थी, 10:30 रखी थी, 10:30 रखेंगे वापस, 10:30 to 12:30। ठीक है, फाइन।
ओके गाइस, नाउ कम अप विद योर डाउट्स। अब आपके डाउट्स पे आ जाते हैं। कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस? हम मिनरल न्यूट्रिशन के लोगे मैम? ट्रांसपोर्ट का हो गया था हमारा? ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम या अभी करना है? मैम करना है। ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट और मिनरल पे आ जाओ फटाफट से। फोटोसिंथेसिस पर आज हो नहीं पाएगा, बट ट्रांसपोर्ट मिनरल। ओके गाइस, सो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं एंड हियर पेज नंबर 58, असाइनमेंट सेक्शन ए। एनी स्पेसिफिक डाउट इन सेक्शन ए? ट्रांसपोर्ट डिस्कस नहीं किया मैंने? कौन से बैच में डिस्कस किया? किसी ने तो किया था। चलो कोई बात नहीं, राइट सेक्शन है। क्विकली 13th question मैम। क्वेश्चन नंबर मैम 7th क्वेश्चन। 7th 13 7 and 13. Turgor pressure is defined as, Turgor pressure क्या होता है? Pressure of the cell membrane on cell wall, pressure of cytoplasm on cell wall and pressure on cell wall. Cell wall का तो होता नहीं है, cell membrane नहीं, प्रोटोप्लास्ट पूरा लगाता है। तो प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन भी आती है और साइटोप्लाज्म भी आता है। वैसे तो आंसर में दोनों मिक्स होके आने चाहिए, बट नहीं दे रखा तो वी कैन टेक साइटोप्लाज्म। सेकेंड क्यों नहीं है मैम? सेल मेम्ब्रेन भी तो हो सकता है मैम। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं लगा सकता ना। अगर मान लो आपने लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल, ट्रैकीड्स ले लिया। ट्रैकीड के पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म नहीं है, वो टर्गर प्रेशर कभी लगाता ही नहीं वॉल के ऊपर। तो वी हैव टू टेक द मेन पार्ट। होना दोनों चाहिए था, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन टुगेदर, बट नहीं दे रखा तो वी हैव टू टेक द वन जो मेन रोल प्ले कर रहा है, दैट्स अ साइटोप्लाज्म। राइट, 9th बता दो। 9th, मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल एंड देन टू द सीव ट्यूब। ठीक है, एटीपी नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एटीपी। तो मास फ्लो ऑफ सुक्रोज इन द फ्लोएम वैसे कोई भी नहीं है, बट वी कैन टेक ओनली वन, क्योंकि पी प्रोटीन से एटीपी की जरूरत कम रहती है। राइट, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं राइट कि इट्स बीइंग द वन जो हमारे पास रिक्वायर नहीं करेगा, दैट इज सी। बट फ्लोएम के अंदर जैसे सुक्रोज का जो है ट्रांसपोर्टेशन है, वो तो पूरा पूरा एटीपी पे डिपेंड कर रहा है। एटीपी तो चाहिए ना उसके लिए। बेटा लोडिंग अनलोडिंग के लिए चाहिए ना, मास फ्लो के लिए ऐसे चाहिए, लेकिन पी प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से एटीपी का अमाउंट कम भी हो सकता है। तो अगर मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आई टेक ऑप्शन सी। ए और बी को तो मैं ले नहीं सकती, वो तो लोडिंग अनलोडिंग, वो तो प्योरली एटीपी को यूज करते हैं। ओके मैम, ठीक है, राइट। 13th, at sync sucrose is moved out of the phloem sap by active transport. As a result, osmotic pressure decreases in the sieve tube element. ठीक है बच्चा? 13th, yes. Any other question? Section A. Completed. 30th 30th. Right. When sugar are loaded into the sieve tube, then sugar को आपने लोड किया sieve tube में, water move into the sieve tube आएगा, out of the sieve tube नहीं आएगा। sugar को अगर लोड किया है तो पहले sieve tube में पानी आएगा ना, पानी तो बाहर तब जाएगा जब मास फ्लो होगा। राइट, हाइपोटोनिक कंडीशन इज डेवलप, हाइपरटोनिक कंडीशन इज डेवलप। जब सुक्रोज आ रहा है तो हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सीव ट्यूब इंक्रीजेस, हाँ ये ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि सुक्रोज की लोडिंग हो रही है एंड एनर्जी तो रिक्वायर